सफर 2014 की शुरुआत जनवरी स्टेशन की कुछ खटी मीठी यादों के साथ। 11वीं स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई मैराथन प्रतियोगिता 2014 में मुंबई में 19 जनवरी को संपन्न हुई। 17 जनवरी 2014 को खाद्य तेल और खाद्य पदार्थ कंपनी 3हैप ने जापानी तेल और वसा फर्म फूजी ऑयल कंपनी के साथ करार किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों को साउथ इंडियन बैंक के शेयर खरीदने की अनुमति प्रदान की। 6 जनवरी 2014 को तमिलनाडु के चोलाई के चेन्नई कॉर्पोरेशन मिडिल स्कूल में एक पर्यावरण सूचना प्रसार केंद्र की स्थापना की गई। 15 जनवरी 2014 को अमेरिकी बहु ब्रांड खुदरा कंपनी वॉलमार्ट ने भारत सरकार के कंपनी मामलों के मंत्रालय में एक कंपनी का पंजीकरण करा लिया। जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में लाहौर का त्योहार पारंपरिक और धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। 15 दिनों तक चलने वाला यह लोसर उत्सव नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। लोसर मनाने की सदियों पुरानी परंपरा ने मौजूदा सामुदायिक बंधन को मजबूत बनाने और हिमालय क्षेत्र में बसे लद्दाख वासियों के जीवन में खुशियां लाना जारी रखा है। लोसर समुदाय आधारित सामाजिक धार्मिक त्योहार है जो लद्दाख में रहने वाले बौद्धों द्वारा हर साल 19 मठों में 18 मठवासी त्योहारों के रूप में मनाया जाता है। 16 जनवरी 2014 को भारत के रक्षा मंत्रालय ने उच्च न्यायालय मुंबई में आईएनएस विक्रांत पर कबाड़ वाले अपने फैसले को उचित ठहराया। 1 जनवरी 2014 से गैर रियायती रसोई गैस सिलेंडरों की कीमत 220 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा कर दिया गया। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 13 अनिवासी भारतीयों, भारतीय मूल के व्यक्तियों और संगठनों को अपने देश भारत के लिए उत्कृष्ट और शानदार योगदान के लिए तथा विभिन्न क्षेत्रों में उनकी गतिविधियों के लिए प्रवासी भारतीय पुरस्कार प्रदान किया। विजेताओं को ये पुरस्कार नई दिल्ली में 12वें प्रवासी भारतीय दिवस के समापन अवसर यानी 9 जनवरी 2014 को दिया गया। 7 जनवरी 2014 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK की शुरुआत नई दिल्ली से की। 20 जनवरी 2014 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया। बरगढ़ की विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा 6 जनवरी 2014 को शुरू हुई। ये 11 दिवसीय यात्रा 16 जनवरी 2014 को संपन्न हुई। इस धनु यात्रा उत्सव के दौरान बरगढ़ शहर राजा कंस की राजधानी मथुरा नगरी में तब्दील हो जाता है, जबकि पास का ही जीरा नदी के पार का आम्रपाली गांव भगवान कृष्ण का धाम गोपापुरा बन जाता है। दोनों शहरों के बीच बहने वाली जीरा नदी यमुना नदी का प्रतीक होती है। धनु यात्रा को विश्व का सबसे बड़ा खुला थिएटर माना जाता है। शहर की लगभग पूरी आबादी बरगढ़ के इस उत्सव का हिस्सा बनती है। ये खुले थिएटरों का एक समूह है जिसमें अलग अलग जगहों पर एक साथ कई तरह के कार्यक्रम चलते रहते हैं। अभिनेता और दर्शक दोनों ही एक नाटक के खत्म होने के बाद दूसरा नाटक करने और देखने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। नाटक का केंद्रीय विषय भगवान कृष्ण द्वारा अत्याचारी राजा कंस को मारने की सदियों पुरानी कहानी होता है। ऐसी मान्यता है कि धनु यात्रा का यह मौजूदा स्वरूप आजादी के बाद 1948 में शुरू हुआ था। अत्याचारी राजा कंस साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार का प्रतीक होता था और भगवान कृष्ण लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षा के लिए खड़े दिखते थे। 1 जनवरी 2014 को भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक
2013 पर हस्ताक्षर किया। इसके साथ ही यह विधेयक अब अधिनियम बन गया है। यह अधिनियम एक भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी समिति बनाने की अनुमति देता है, जिसमें कुछ सुरक्षा उपायों के साथ प्रधानमंत्री का पद भी इस दायरे में आ गया है। यह विधेयक लोकसभा के शीतकालीन सत्र में 18 दिसंबर 2013 को पारित हुआ था। इससे पहले 17 दिसंबर 2013 को संशोधित विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित किया जा चुका था। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं। अधिनियम के अनुसार लोकपाल केंद्र स्तर का और लोकायुक्त राज्य स्तर पर होगा। लोकपाल में एक अध्यक्ष के साथ अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें 50% सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए। अधिनियम के मुताबिक लोकपाल के कुल सदस्यों में से 50% सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं में से होना चाहिए। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन एक चयन समिति के जरिए किया जाना चाहिए, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामांकित सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश शामिल होंगे। इसके बाद भारत के राष्ट्रपति चयन समिति के पहले 4 सदस्यों की सिफारिशों के आधार पर प्रख्यात विधिवेत्ता को नामित करेंगे। प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाया गया है। लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में लोक सेवक की सभी श्रेणियां होंगी। इसके दायरे में विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम FCRA के संदर्भ में वे कोई या सभी संस्थाएं होंगी जो विदेशी स्रोतों से 10 लाख रुपए से ज्यादा का दान लेंगी। अधिनियम के तहत ईमानदार और सीधे साधे लोक सेवकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अधिनियम लोकपाल को अधीक्षण का अधिकार और विभिन्न मामलों में CBI समेत किसी भी जांच एजेंसी को निर्देशित करने का, चाहे वह लोकपाल ने खुद जांच एजेंसी को ही क्यों न दिया हो, अधिकार प्रदान करता। CBI के निदेशक की सिफारिश उच्च शक्ति समिति द्वारा भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की जाएगी। अभियोजन के निदेशक के नेतृत्व में अभियोजन निदेशालय को निदेशक नियंत्रित करेंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग अभियोजन निदेशक CBI की नियुक्ति की सिफारिश करेंगे। लोकपाल द्वारा संदर्भित मामलों की जांच कर रहे CBI अधिकारियों के तबादले के लिए लोकपाल की मंजूरी की जरूरत होगी। अधिनियम में भ्रष्ट तरीकों से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त करने का भी प्रावधान है, चाहे अभियोजन का मामला लंबित ही क्यों न हो। अधिनियम में प्रारंभिक जांच और ट्रायल के लिए स्पष्ट समय सीमा निर्धारित की गई है। ट्रायल के लिए विशेष अदालतों की स्थापना का भी उल्लेख है। इसमें अधिनियम के लागू होने के 365 दिनों के भीतर राज्य विधानमंडल द्वारा कानून के अधिनियम के जरिए लोकायुक्त संस्था की स्थापना का उल्लेख भी किया गया है। 8 जनवरी 2014 को भारत सरकार ने प्रवासी भारतीय युवाओं के लिए भारत को जानो नामक कार्यक्रम की शुरुआत प्रवासी भारतीय दिवस 2014 के दौरान की गई। इसका उद्देश्य उन्हें अपने देश और अपने मूल के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना है, ताकि वे इसे और भी अधिक बेहतर ढंग से समझ सकें। प्रवासी भारतीय दिवस 2014 कार्यक्रम में 50 देशों के 900 से भी अधिक प्रवासी भारतीयों ने हिस्सा लिया। प्रवासी भारतीय दिवस 2014 में सबसे अधिक 200 प्रतिनिधि मलेशिया से हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 2014 के अवसर पर प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री वायलाद रवि ने कहा कि कार्यक्रम के अधीन प्रत्येक वर्ष विभिन्न देशों में रहने वाले 18 से 20 वर्ष की उम्र के भारतीय मूल के 20 युवाओं को भारत का दौरा करने का अवसर मिलता है। इससे उन्हें भारतीय लोगों
और भारतीय समाज को गहराई से समझने का मौका मिलता है। 8 जनवरी 2014 को देश के पहले नौका म्यूजियम का उद्घाटन कोलकाता के कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट CRI के आंबेडकर भवन में किया गया। इस म्यूजियम का उद्घाटन पश्चिम बंगाल राज्य के पिछड़ा वर्ग विकास मंत्री डॉक्टर UN विश्वास ने किया। इस म्यूजियम में मोहनजोदड़ो व हड़प्पा सभ्यता के समय की नौकाओं के साथ ही ब्रिटिश काल की नौकाएं भी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा बांग्लादेश, केरल, तमिलनाडु व पश्चिम बंगाल में प्राचीन काल में उपयोग होने वाली नौकाएं भी मौजूद रहेंगी। यहाँ ये भी दर्शाया गया है कि पहले किस प्रकार से नौकाओं का निर्माण किया जाता था। इस संग्रहालय में नौका के करीब 46 मॉडल रखे गए हैं। इस म्यूजियम में रखे नौका निर्माण राज्य के दक्षिण दिनाजपुर जिले के राजबंशी संप्रदाय ने किया। ऐतिहासिक नौकाओं पर द हेरिटेज बोट्स ऑफ बंगाल नामक एक एल्बम को भी लॉन्च किया गया। 7 जनवरी 2014 को छत्तीसगढ़ सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए टोल फ्री नंबर 1100 की शुरुआत की। 21 जनवरी 2014 को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रीमियर लीग का शुभारंभ भारत के लॉन टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में किया। 21 जनवरी 2014 को मौद्रिक नीति ढांचा संशोधित करने और उसे मजबूत बनाने को लेकर गठित की गई विशेष समिति ने अपनी रिपोर्ट रिजर्व बैंक के गवर्नर को सौंप दी। समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन ने 12 सितंबर 2013 को किया था, जिसके अध्यक्ष रिजर्व बैंक के उप गवर्नर डॉक्टर उर्जित आर पटेल थे। ऐसा उसे पारदर्शी और अनुमेय यानी प्रिडिक्टेबल बनाने के लिए किया गया था। 23 जनवरी 2014 को केंद्रीय पर्यावरण एवं रेल मंत्रालयों को सर्वोच्च न्यायालय ने रेल की पटरियों पर हाथियों की मौत रोकने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया। 3 जनवरी 2014 को आम आदमी पार्टी के विधायक MS धीर को दिल्ली विधानसभा का स्पीकर चुना गया। 24 जनवरी 2014 को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। बच्चियों के प्रति समाज में जागरूकता और चेतना पैदा करने के लिए ये दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। ये दिवस वर्ष 2008 से प्रति वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस को राष्ट्रीय कन्या विकास मिशन के रूप में शुरू किया। मिशन देश भर में लोगों के बीच बालिकाओं की उन्नति के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। ये माता-पिता और समाज के अन्य सदस्यों के सक्रिय सहयोग के निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में लड़कियों का सार्थक योगदान बढ़ाने में मदद करता है। भारत में लड़कियों के लिए कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं विभिन्न राज्यों में, जैसे कि धन लक्ष्मी योजना भारत सरकार महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा, तो कर्नाटक में भाग्य लक्ष्मी योजना चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना, आंध्र प्रदेश में बालिका संरक्षण योजना, दिल्ली और हरियाणा राज्य में लाडली लक्ष्मी योजना, गुजरात में बालिका समृद्धि योजना, हिमाचल प्रदेश में बेटी है अनमोल योजना, पंजाब में रक्षा योजना, तो बिहार में मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना एवं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना चलाई जा रही है। गुजरात में कुंवर बाइनू ममेरू योजना, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एवं हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। इनमें से ज्यादातर योजनाएं ICDS और आंगनवाड़ी कर्मियों के विशाल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए महिला और बाल विकास विभाग के माध्यम से चलाई जाती हैं। भारत का संविधान बच्चों सहित सभी नागरिकों को कुछ आधारभूत मौलिक अधिकार प्रदान करता है।
राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत इस बात पर बल देते हैं कि राज्य को ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सभी बच्चों को एक सुरक्षित और निरापद वातावरण में बढ़ने और विकास करने के अवसर तथा सेवाएं उपलब्ध कराएं। किंतु भारतीय संदर्भ में बेटियों के प्रति विपरीत सामाजिक मनोवृत्ति ने बच्चियों को असुरक्षित और असुविधाजनक स्थिति में रख छोड़ा है। उनका अस्तित्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, सुरक्षा और कल्याण राष्ट्रीय चिंता का विषय है। इस भेदभाव का उल्लेखनीय प्रभाव पुरुष स्त्री अनुपात में कमी के रूप में विशेषकर बच्चों में प्रतिबिंबित हो रहा है। वर्ष 1991 की जनगणना ने लिंग अनुपात की बिगड़ती प्रवृत्ति की ओर संकेत किया था। वर्ष 2001 की जनगणना ने स्थिति की गंभीरता को उजागर कर दिया। लिंग चयन की बढ़ती घटनाओं के कारण बेटियों की घटती संख्या अनेक राज्यों में चिंता का विषय है। वर्ष 1994 के गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, जो PCPNDT अधिनियम के रूप में ज्यादा जाना जाता है, जैसे कानूनों और कन्या का मान बढ़ाने के लिए शुरू किए गए अनेक अभियानों के बावजूद स्थिति में शायद ही कोई सुधार आया है। जीवन के समस्त पहलुओं में कन्या का सशक्तिकरण आवश्यक है ताकि वे समाज में समान भागीदार बन सकें। उन्हें समान स्वतंत्रता और अवसर प्राप्त करने की स्थिति में होना चाहिए। राष्ट्रीय बालिका दिवस इस उद्देश्य के साथ मनाया जाता है कि समाज में हर बालिका का सम्मान हो, मूल्य हो और उसके साथ बराबरी का व्यवहार किया जाए। इस दिन महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा भारत में घटते लिंग अनुपात को सुधारने की दिशा में कार्य करने और इस समस्या को हल करने के लिए एक बहुमुखी दृष्टिकोण अपनाया जाता है। ये पहल देश को लड़कियों का पालन पोषण इस प्रकार करने में सहायता करती है कि उन्हें लड़कों की तरह समान अवसर प्रदान किया जाए। भारतीय डाकघर ने भारत में 10 से 20 वर्ष के बीच की लड़कियों के लिए एक विशेष बचत योजना 22 जनवरी 2014 को शुरू की। योजना में लड़कियों के माता-पिताओं से एक बचत खाता खोलने का आह्वान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत माता-पिता निम्नलिखित में से कोई भी खाता खोल सकते हैं: आवर्ती आय खाता यानी आरडी, मासिक आय योजना यानी MIS और मियादी जमा, और वे राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र भी खरीद सकते हैं। राष्ट्रीय कन्या सप्ताह 24 जनवरी से 30 जनवरी 2014 के दौरान खाता खोलने वाले माता-पिताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। भारतीय डाक ने कहा है कि माता-पिता आवर्ती जमा खाते के न्यूनतम 10 रुपए जमा करा सकते हैं। बचत बैंक खाता 50 रुपए से खोला जा सकता है और मासिक आय योजना का खाता 5,000 रुपए से 6 लाख रुपए तक जमा करके खुलवाया जा सकता है। लड़कियों को माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने व उनके मध्य माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2008 में लड़कियों के लिए माध्यमिक शिक्षा हेतु प्रोत्साहन योजना लागू की थी। इस योजना के तहत 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियां, विशेषकर जिन्होंने 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उसको रखा गया है। कक्षा 8वीं उत्तीर्ण करने वाली समस्त SC/ST लड़कियां कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से कक्षा 8वीं करने वाली, चाहे वे अनुसूचित जाति या जनजाति हो या नहीं, और शैक्षणिक वर्ष 2008 से 2009 राज्य संघ शासित क्षेत्रों में सरकारी सहायता प्राप्त या स्थानीय निकायों के स्कूलों में कक्षा 9th में नामांकन कराने वाली लड़कियां। कक्षा 9th में प्रवेश लेते समय लड़कियों की उम्र 16 वर्ष से कम होनी चाहिए। विवाहित लड़कियां, निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रही लड़कियां और केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्कूल में नामांकित लड़कियां इसमें शामिल नहीं हैं। लड़कियों के नाम से मियादी जमा के रूप में 3,000 रुपए की रकम जमा की जाती है। 18 वर्ष की होने और
कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर लड़कियां इस रकम को ब्याज सहित निकाल सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा वर्ष 2012 में की थी। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन विश्व भर में लड़कियों को शिक्षा, कानूनी अधिकार, चिकित्सा, देखभाल, पोषण, बाल विवाह और हिंसा आदि के संबंध में अधिक सहायता और अवसर प्रदान किए जाने का आह्वान किया था। भारत में कन्या शिक्षा को बढ़ावा देने की अनेक सरकारी योजनाएं हैं, किंतु जानकारी के संचारण के अभाव में वे अभी तक असफल रही हैं। ये योजनाएं शहरी क्षेत्रों में भी लक्ष्य समूहों तक पहुंचने में विफल रही हैं। शिक्षा की दृष्टि से देश की आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग की लड़कियां 8वीं या 10वीं कक्षा से ऊपर शायद ही जा पाई हों। बेटी है तो कल है, इस विषय पर मेरे द्वारा एक लेख लिखा गया है, जिसे आप मेरे ब्लॉग पर विजिट करके पढ़ सकते हैं। ब्लॉग का लिंक है www.roshansavera.blogspot.com। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2005 से पहले जारी किए गए समस्त करेंसी नोट वापस लेने का निर्णय 21 जनवरी 2014 को दिया। इसका उद्देश्य मुद्रा प्रवाह पर अंकुश लगाना और जाली नोटों को बाहर करना है। इससे मुद्रा जमाखोरों के पास अपनी बेहिसाबी मुद्रा खर्च करके या बदलवा कर बाहर निकालने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक नागरिकों को वर्ष 2005 से पहले के बैंक नोट बदलने की सुविधा 1 अप्रैल 2014 से उपलब्ध कराएगा। वर्ष 2005 से पहले के जारी किए नोटों पर पिछली और मुद्रण वर्ष का मुद्रित नहीं किया गया है, यद्यपि वर्ष 2005 से पहले जारी हुए नोट वैध रहेंगे। 1 जुलाई 2014 से बैंकों को अपने ग्राहकों के साथ साथ गैर ग्राहकों से भी नोट बदलने होंगे। जिनमें उनका खाता नहीं है, वे 500 और 1000 रुपए के 10 से अधिक नोट बदलना चाहेंगे तो उन्हें अपने निवास और पहचान का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा। मार्च 2012 तक बैंकिंग प्रणाली में 5 लाख जाली बैंक नोटों के होने का पता चला, जो वर्ष 2011 से 31% अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बैंकों से ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि जिन नोटों को वे काउंटर पर प्राप्त करें, उनका उचित रूप से प्रमाणीकरण किए जाने के बाद ही उन्हें वापस सर्कुलेशन में भेजा जाए। विश्व भर के सभी केंद्रीय बैंकों में नियमित अंतरालों पर बैंक नोटों को प्रचलन से हटाने की प्रथा है। कर्मचारी भविष्य योजना 1995 के तहत संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपए देने वाले प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। ये मंजूरी केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 23 जनवरी 2014 को दी। वर्तमान में कामगारों को 30 साल काम करने के बाद मासिक पेंशन 500 रुपए मिलती है। ये प्रस्ताव 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी होगा। 23 जनवरी 2014 को भारतीय मूल के अमेरिकी प्रोफेसर राकेश खुराना को हार्वर्ड कॉलेज का डीन नियुक्त किया गया। 21 जनवरी 2014 को उत्तराखंड विधानसभा द्वारा उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक 2014 विपक्ष के विरोध के बावजूद पारित किया गया। 21 जनवरी 2014 को भारत के उपराष्ट्रपति एम हामिद अंसारी ने इंडियाज पॉलिटिकल एंड फॉरेन रिलेशन विद टू गल्फ रीजन नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक प्रोफेसर ए.के. पाशा द्वारा संपादित की गई है। लोकसभा के पूर्व महासचिव पी.डी.टी. आचार्य द्वारा लिखित पुस्तक रिसर्जेंट इंडिया ग्लिम्पसेस ऑफ राजीव गांधीज विजन ऑफ इंडिया
का भारत के उपराष्ट्रपति एम हामिद अंसारी ने 22 जनवरी 2014 को विमोचन किया। 22 जनवरी 2014 को कैलाश मेघवाल को राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना गया। भारत ने जमीन से जमीन पर मार करने वाली तथा परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम नई तरह की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसका परीक्षण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के तत्वाधान में उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से 20 जनवरी 2014 को सुबह 10:52 पर किया गया। परमाणु प्रक्षेपास्त्र अग्नि 4 की मारक क्षमता 4000 किलोमीटर है। अग्नि 4 का यह परीक्षण DRDO के महानिदेशक एवं रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार अविनाश चंद्र की देखरेख में संपन्न हुआ। 11 जनवरी से 17 जनवरी 2014 तक केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय ने 25वां सड़क सुरक्षा सप्ताह नई दिल्ली में मनाया। 12 जनवरी 2014 को अरुणा एम बहुगुणा को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी हैदराबाद का निदेशक नियुक्त किया गया। 14 जनवरी 2014 को न्यूयॉर्क स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में 10वीं सदी की चोरी की गई 3 भारतीय कलाकृतियों को भारत को सौंपा गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वन में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों को मनरेगा के तहत 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार देने का निर्णय लिया है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने राज्य में बहु ब्रांड खुदरा कारोबार में विदेशी घरेलू निवेश FDI को दी गई मंजूरी को 13 जनवरी 2014 को वापस ले लिया। इसके साथ ही दिल्ली बहु ब्रांड खुदरा कारोबार में विदेशी घरेलू निवेश को दी गई मंजूरी को वापस लेने वाला देश का पहला राज्य बन गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक्सिस बैंक के पूर्व अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी PJ नायक की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन 20 जनवरी 2014 को किया। इस विशेषज्ञ समिति का गठन भारत में बैंकों के निदेशक मंडलों के अभिशासन की समीक्षा करने के लिए किया गया। समिति में 8 अन्य सदस्य S रमन, शुभलक्ष्मी पंसे, प्रदीप कार, जॉयदीप सेन गुप्ता, हर्षवर्धन, सोमशेखर सुंदर सेन, J सागर और कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम हैं। 15 जनवरी 2014 को भारतीय तटरक्षक के गश्ती जहाज अभिनव का वाइस एडमिरल अनुराग जी थापियाल द्वारा कोच्चि में जलावतरण किया गया। गोवा सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए आरक्षण 19.5% से बढ़ाकर 27% करने का निर्णय लिया है। ब्रिटेन भारत ने शिक्षा एवं शोध पहल ढांचे के तहत भारत और ब्रिटेन ने सहयोग बढ़ाने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिकी वाणिज्य चैम्बर द्वारा 28 जनवरी 2014 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को न्यूनतम 7 अंक मिले। लुसोफोनिया खेल 2014 की पुरुषों की 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुमित मलिक से उनका पदक 28 जनवरी 2014 को वापस ले लिया गया। इसका कारण यह बताया गया कि सुमित मलिक द्वारा डोपिंग के नियमों का उल्लंघन करना और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा द्वारा अंतरिम निलंबन के बावजूद लुसोफोनिया खेलों में अवैध रूप से भाग लेना रहा। CBDT ने 28 जनवरी 2014 को ओलंपिक राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों के पदक विजेताओं व पुरस्कृत खिलाड़ियों हेतु आय कर में छूट की घोषणा की है।
17 जनवरी 2014 को खाद्य तेल और खाद्य पदार्थ कंपनी 3F ने जापानी तेल और वसा फर्म फूजी ऑयल कंपनी के साथ करार किया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म संख्या 1 लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म के तौर पर दर्ज किया गया है। जनवरी 2014 की अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी 2014 को पूरे विश्व में मनाया गया। विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष 4 जनवरी को लुई ब्रेल के जन्मदिन के स्मरण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस के दिन गैर सरकारी संगठन के साथ साथ अन्य संगठन भी दृष्टिबाधित लोगों को अन्य लोगों के समान स्थान दिलवाने में मदद करने के लिए उनके साथ बरती जाने वाली उपेक्षा के विरुद्ध जागरूकता पैदा करने के लिए एक साथ काम करते हैं। ये दिन लोगों को अंधे लोगों के पढ़ने के लिए ब्रेल भाषा में साहित्य रचने का महत्व समझने में भी सहायता करता है। फ्रांस में 4 जनवरी 1809 को जन्मे लुई ब्रेल को ब्रेल लिपि के आविष्कार का श्रेय प्राप्त है। ये लिपि दृष्टिबाधित लोगों को पढ़ने के साथ साथ लिखने में भी मदद करती है। लुई ब्रेल 3 वर्ष की उम्र में हुई एक दुर्घटना में अंधे हो गए थे। उन्होंने कागज पर उभरे हुए बिंदुओं के आधार पर एक भाषा निर्मित की जिन्हें महसूस किया जा सकता है और व्यक्ति दिखने में असमर्थ हर चीज को पढ़ सकता है। उन्होंने साहित्य का आस्वादन करने के लिए ऐसा किया। ब्रेल एक कूट भाषा है जिसमें वर्णों और संपूर्ण अक्षरों की प्रस्तुति के लिए सतह पर उभारों और अभिज्ञानों का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक जटिल भाषा है जिससे अंधा व्यक्ति पढ़ने में समर्थ हो जाता है। भाषा होने के कारण कूटों से संगीत, गणित और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसे विषय तैयार किए जा सकते हैं और उन्हें पढ़ा भी जा सकता है। 28 जनवरी 2014 को खगोलविदों ने अंतरिक्ष में बहती हाइड्रोजन की एक नदी की खोज की है। पाकिस्तान के क्रिकेट पत्रकार कमर अहमद 400 क्रिकेट टेस्ट मैच कवर करने वाले इतिहास के तीसरे व्यक्ति बने हैं। उन्होंने अपना 400वां टेस्ट मैच 16 जनवरी 2014 को कवर किया जो कि पाकिस्तान और श्रीलंका के मध्य शारजाह में खेला गया। ये टेस्ट मैच अब तक का 2115वां टेस्ट मैच था। 76 वर्षीय कमर अहमद से पहले ब्रिटिश पत्रकार जॉन वुडकॉक और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान, लेखक और कमेंटेटर बने रिची बैरोड ने यह रिकॉर्ड बनाया था। पांच जनवरी 2014 को हॉलीवुड अभिनेत्री कार्मेन जपाटा का हृदय संबंधी बीमारी के कारण लॉस एंजलिस में निधन हो गया। रूस एवं चीन को अपने पहले नौसेना युद्ध खेल का आयोजन भूमध्य सागर में 1 फरवरी 2014 से शुरू करना है। 29 जनवरी 2014 को ट्यूनीशिया में प्रधानमंत्री मेहदी जोम्मा के नेतृत्व वाली नई टेक्नोक्रेटिक सरकार ने शपथ ली। रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे ने भारतीय रुपए के साथ ही चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा को देश में परिचालित किए जाने वाले मुद्रा समूह में शामिल किया है। थाईलैंड की सरकार ने देश की राजधानी बैंकॉक में 60 दिवसीय आपातकाल 22 जनवरी 2014 को लागू किया। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए बल्क डाटा का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं। पाकिस्तान के शहर पेशावर में वर्ष 2013 में
पोलियो के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। वेस्टर्न केन्टकी यूनिवर्सिटी अमेरिका के वैज्ञानिकों ने तुलसी का औषधि मूल्य बढ़ाने के लिए उसे आनुवंशिक रूप से रूपांतरित किया है। 18 जनवरी 2014 को मिश्र ने देश के निर्वाचन आयोग द्वारा कराए गए एक जनमत संग्रह में संविधान का अनुमोदन कर दिया है। भारतीय मूल के वैज्ञानिक एवं प्रोफेसर ए.जे. पॉलराज को वर्ष 2014 के प्रतिष्ठित मार्कोनी सोसाइटी पुरस्कार से 21 जनवरी 2014 को सम्मानित किया गया। मेडागास्कर के पूर्व वित्त मंत्री हेरी राजाओ नारीमिपियाना को राष्ट्र का राष्ट्रपति 17 जनवरी 2014 को निर्वाचित किया गया। लातविया यूरो जोन का 18वां सदस्य 2 जनवरी 2014 को बन गया। पूर्व सोवियत संघ का यह छोटा सा देश जुलाई 2013 में यूरोपीय संघ के वित्त मंत्रियों द्वारा लातविया के यूरो को अपनाने की घोषणा के बाद से ही यूरो जोन में आने की तैयारी कर रहा था। पुर्तगाल के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी यूसेबियो डा सिल्वा फरेरा का दिल का दौरा पड़ने से 5 जनवरी 2014 को निधन हो गया। बांग्लादेश में सत्तारूढ़ पार्टी अवामी लीग को 5 जनवरी 2014 को हुए संसदीय चुनाव में पूर्ण बहुमत मिला। मिस्र और अमेरिका के पुरातत्ववेत्ताओं ने एक दल ने जनवरी 2014 में 1650 ईसा पूर्व पुराना फराओ राजाओं का मकबरा खोजा है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद ने बंग भवन में आवामी लीग पार्टी की नेता शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद की शपथ 12 जनवरी 2014 को दिलाई। जनवरी 2014 में कुछ साथी जो ये लोग छोड़ परलोक सिधा गए। पद्म विभूषण से सम्मानित फिल्म निर्माता अभिनेता अक्किनेनी नागेश्वर राव का कैंसर से हैदराबाद में 22 जनवरी 2014 को निधन हो गया। बंग भूषण पुरस्कार से सम्मानित एवं बंगाली अभिनेत्री सुचित्रा सेन का कोलकाता में 17 जनवरी 2014 को निधन हो गया। वे 82 वर्ष की थी। उनका जन्म 16 अप्रैल 1931 यानी 1931 को पश्चिम बंगाल के पवना जिले में हुआ था। उनका मूल नाम रमा दास गुप्ता था। सुचित्रा सेन ने वर्ष 1955 में अपनी पहली हिंदी फिल्म देवदास में पारो की भूमिका निभाई, जो बिमल रॉय द्वारा बंगाली क्लासिक देवदास का फिल्मी प्रस्तुतिकरण थी। फिल्म में उन्होंने दिलीप कुमार और वैजंतीमाला के साथ नायिका की भूमिका निभाई थी। 1963 में सुचित्रा सेन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली अभिनेत्री बनी। उन्होंने मॉस्को फिल्म समारोह में अपनी फिल्म सप्तसपदी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था। 2012 में सुचित्रा सेन को पश्चिम बंगाल सरकार से बंग भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ। सुचित्रा सेन की सबसे यादगार फिल्में हिंदी में आंधी और बंगाली में ईद ज्वेले जाए थी। 5 जनवरी 2014 को उदय किरण का निधन हो गया। वे तेलुगु फिल्म अभिनेता थे। गायक, लोकगीत संग्रहकर्ता और गीतकार पीट सागर का न्यूयॉर्क के प्रेस्बिटेरियन अस्पताल में 27 जनवरी 2014 को निधन हो गया। 27 जनवरी 2014 को अपने नाम की घड़ी ब्रांड के संस्थापक रेमंड वेल का निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे। 17 जनवरी 2014 को दाऊदी बोहरा समुदाय के आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर सैयदना मोहम्मद बुराउद्दीन का हृदयघात से
मुंबई में निधन हो गया। जनवरी 2014 के कुछ सम्मान। भारतीय मूल के शिक्षाविद आशा खेंगा को ब्रिटेन के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार डेम कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही 83 वर्षीय आशा खेमका अपने समुदाय में ये सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम व्यक्ति बन गई। ये ब्रिटिश साम्राज्य के महिला नाइटहुड सम्मान के बराबर है। वर्ष 2008 में आशा खेमका को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया जा चुका है। भारत ने पाकिस्तान को 40 रनों से पराजित कर अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप 4 जनवरी 2014 को जीता। उत्तराखंड की बलि प्रथा पर आधारित फिल्म आस को दिसंबर 2013 के अंतिम सप्ताह में दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ दर्शकों की पसंदीदा फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये कुमाऊनी भाषा की फिल्म है। विश्व भर की 700 फिल्मों में से इसका चयन किया गया। फिल्म आस को रीजनल कैटेगरी में रखा गया है। दिल्ली की ओडिसी नृत्यांगना प्रीतिका कालरा गांधी को राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत ने स्वदेश में निर्मित जमीन से जमीन पर वार करने वाले प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण 7 जनवरी 2014 को किया। मध्य प्रदेश के आदित्य जोशी विश्व जूनियर बैडमिंटन रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। भारत के महेश मनोगांवकर ने पीएस वर्ल्ड टूर स्क्वैश 2014 का खिताब जीत लिया। मामेन मैथ्यू को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड प्रदान किया गया। केंद्र सरकार ने 65वें गणतंत्र दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी 2014 को 127 पद्म सम्मानों की घोषणा की। वर्ष 2014 के पद्म पुरस्कारों में 2 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 24 व्यक्तियों को पद्म भूषण एवं 101 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई। इन पुरस्कारों के विजेताओं में 27 महिलाओं एवं 10 व्यक्ति विदेशी या अप्रवासी भारतीय मूल के व्यक्तियों और मरणोपरांत व्यक्तियों की श्रेणियां शामिल हैं। इन पुरस्कारों में एक संयुक्त पुरस्कार भी सम्मिलित है। पद्म सम्मान सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये पुरस्कार 3 अलग अलग श्रेणियों पद्म विभूषण असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उत्कृष्ट कोटि की विशिष्ट सेवा एवं पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के फलस्वरूप प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, समाज, सेवा, लोक कार्य, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेलकूद, सिविल सेवा इत्यादि के संबंध में प्रदान किए जाते हैं। पद्म पुरस्कारों से संबंधित तथ्य आप हमारे पुरस्कार वाले ऑडियो में सुन सकते हैं डिटेल में। 20वें स्क्रीन अवार्ड में दीपिका पादुकोण और फरहान अख्तर को क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार 15 जनवरी 2014 को प्रदान किया गया। दीपिका पादुकोण को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार उनकी फिल्म रामलीला के लिए और फरहान अख्तर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फिल्म भाग मिल्खा भाग में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया गया है। 20वें स्क्रीन अवार्ड से संबंधित डिटेल जानकारी आप हमारे पुरस्कार के ऑडियो में सुन सकते हैं। 26 जनवरी 2014 को दक्षिण अफ्रीका में एमाडे ल कुफा से सम्मानित किया गया महात्मा गांधी की पोती इला गांधी को। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 23 जनवरी 2014 को श्रीलंका की टीम को हराकर एक दिवसीय श्रृंखला 3-0 से जीत ली।
वर्ष 2013 के लिए आइडिया फिल्म फेयर पुरस्कार यानी 59वें में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार फिल्म भाग मिल्खा भाग को 25 जनवरी 2014 को प्रदान किया गया। 59वीं आइडिया फिल्म पुरस्कारों की सूची इस प्रकार है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार राकेश ओम प्रकाश मेहरा को प्रदान किया गया फिल्म भाग मिल्खा भाग के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी राकेश ओम प्रकाश मेहरा को ही भाग मिल्खा भाग के लिए मिला। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार सुप्रिया पाठक को फिल्म गोयों की रास लीला में मिला। सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को फिल्म द लंच बॉक्स में प्राप्त हुआ। सर्वश्रेष्ठ संगीतकार जीत गांगुली, मिथुन और अंकित तिवारी को आशिकी 2 में दिया गया। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष वर्ग में अरिजीत सिंह को फिल्म आशिकी का गाना तुम ही हो के लिए प्राप्त हुआ। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला के वर्ग में मोनाली ठाकुर को फिल्म लुटेरा के लिए दिया गया। डेब्यू अवार्ड धनुष को फिल्म राजड़ा में दिया गया। डेब्यू निर्देशक रितेश बत्रा को फिल्म द लंच बॉक्स के लिए ये पुरस्कार दिया गया। बाईस जनवरी 2014 को उपराष्ट्रपति डॉक्टर एम हामिद अंसारी ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यावरण और वन मंत्री डॉक्टर एम वीरप्पा मोइली को पंडित हरिदत्त शर्मा पुरस्कार प्रदान किया। उन्हें यह पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया। डॉक्टर एम वीरप्पा मोइली को यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उनकी उपलब्धि और कर्नाटक लोक सेवा और देश को उनके दशकों पुराने योगदान के कारण दिया गया। साइरस मिस्त्री को उनकी कृति क्रॉनिकल ऑफ ए कोप्स बियरर के लिए वर्ष 2014 का द DAC प्राइज फॉर साउथ एशियन लिटरेचर पुरस्कार प्रदान किया गया। कर्नाटक की अभिषिक्ता एस श्री ने मिस साउथ इंडिया 2014 का खिताब जीता। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संस्कृत, पाली, प्रकृति, अरबी और फारसी भाषाओं के 57 विद्वानों को वर्ष 2012 और 2013 के लिए राष्ट्रपति सम्मान प्रमाण पत्र और युवा विद्वानों को महर्षि बद्रीनारायण व्यास सम्मान प्रदान किया। इस सम्मान समारोह का आयोजन राष्ट्रपति भवन में 17 जनवरी 2014 को किया गया। राष्ट्रपति सम्मान प्रमाण पत्र के साथ 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अभिजीत गुप्ता ने 12वां पार्श्वनाथ इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 16 जनवरी 2014 को जीता। ताइवान के कवि यूशी को तमिलनाडु सरकार द्वारा तिरुवल्लुवर पुरस्कार से चेन्नई में 15 जनवरी 2014 को सम्मानित किया गया। वर्ष 2013 के फीफा बैलोन डी और पुरस्कार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 13 जनवरी 2014 को जीता। एक सूचना, अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित IAS मेन से संबंधित स्टडी मटेरियल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस एंड जीके टॉपिक्स पर नोट की CD या DVD प्राप्त करने की जानकारी के लिए मेल करें। मेल आईडी है voiceforblind यानी voice for blind @gmail.com। धन्यवाद।